नमस्ते। हम पिछले बार हमारी जो चर्चा लगातार जारी थी वो थी मतलब भारतीय इतिहास में जो पत्रकारिता की जब शुरुआत हुई औपनिवेशिक काल में, और उस समय के समाचार पत्रों की जो थी वो कैसे थे और उनके उनके उन वो किस तरह से चीज़ें चला करती थी, क्या इतिहास था भारतीय जर्नलिज्म का, उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। अ, जब औपनिवेशिक काल में पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो तब बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते थे। मतलब ना कोई आधुनिक तकनीक थी, कोई संचार व्यवस्था नहीं थी, कोई बैकअप नहीं था, वित्तीय संसाधन उस समय उपलब्ध नहीं थे। कर व्यवस्था, आर्थिक शोषण, प्रशासनिक भेदभाव, राजनीतिक अधिकारों के अभाव जैसे मुद्दों पर समाचार पत्रों ने लगातार लेख प्रकाशित करने शुरू किए। इससे जनता को शासन की वास्तविकताओं को समझने में सहायता मिली। यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार प्रेस को संदेह की दृष्टि से देखने लगी और उस पर नियंत्रण लगाने के प्रयास किए गए। भारतीय प्रेस की महत्वपूर्ण विशेषता ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करना था। शुरुआत में कुछ समाचार पत्र प्रशासनिक समर्थक थे, लेकिन समय के साथ अनेक समाचार पत्रों ने औपनिवेशिक काल की कमियों को उजागर करना शुरू कर दिया। अ, आज के समाचार पत्रों में समाचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन उस दौर में विचार ज़्यादा महत्व होते थे। जो संपादक होते थे अखबारों के, वो विचारात्मक टिप्पणियों का विशेष महत्व रहता था। और स्थानीय भाषाओं के जो समाचार पत्र प्रकाशित होने उस समय शुरू हुए, ने उन्होंने केवल सूचना का प्रसार तो किया ही, बल्कि भारतीय भाषाओं के विकास के योगदान में भी योगदान दिया। उन्होंने आधुनिक गद्य शैली को विकसित किया, नई शब्दावली के निर्माण में सहायता की। औपनिवेशिक काल के भारतीय समाचार पत्रों की विशेषता यह भी थी कि उन्होंने भारतीय भाषा को महत्व दिया। देश के विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया। जब किसी एक प्रदेश की घटना दूसरे प्रदेश के लोगों तक पहुंचने लगी, तब लोगों में यह भावना विकसित हुई कि वे एक बड़े राष्ट्र का हिस्सा हैं। धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित समाचार नेताओं के विचार और स्वतंत्रता की मांग जनता तक पहुंचने लगी। इससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया इन समाचार पत्रों ने। भारत एक बड़ा देश है, विविधताओं से भरा देश है, रहा है हमेशा से, और बहुत सारी क्षेत्रीय पहचान वहाँ पे मतलब क्षेत्र संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना कोई आसान काम नहीं था। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों ने जर्नलिज्म को मीडियम बनाया सामाजिक परिवर्तन का। प्रेस ने समाज सुधार आंदोलनों को जन समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सुधारकों ने प्रेस को अपने विचारों के प्रसार का माध्यम बनाया। उन जो उनके लेख होते थे संपादकियों के माध्यम से जनता तक पहुँचे, उन्हें सामाजिक बुराइयों के बारे में बताया गया। सामाजिक सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। उस समय भारतीय समाज जो था उसमें बड़ी सारी कुरीतियाँ थी। सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, स्त्री शिक्षा का अभाव, अंधविश्वास जैसी समस्याएं व्यापक रूप से मौजूद थी। और इसके लिए उस समय के उन्होंने जो समाज सुधारक थे, उन्होंने अभियान चलाया और जन जागरण का कार्य किया। जन जागरण का अर्थ केवल सूचना देना नहीं था, इसका अर्थ लोगों को सोचने, प्रश्न पूछने और अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने से भी था। समाचार पत्रों ने यही कार्य किया। उन्होंने जनता को निष्क्रिय से सक्रिय नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलने लगी कि देश के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है, ब्रिटिश सरकार कौन सी नीतियां लागू कर रही है, समाज में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, और जन चेतना को जागृत करने का कार्य किया। भारतीय प्रेस के बारे में यदि हम आगे बात करते हैं तो भारतीय प्रेस का जन्म 21 बंगाल गजट से हुआ था। तो उसका वास्तविक विकास समाचार दर्पण, उद्यंत मार्तंड, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी और अन्य प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से हुआ। इन समाचार पत्रों ने न केवल पत्रकारिता का इतिहास रचा, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में भी अमूल्य योगदान दिया। जन जागरण इन समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण कार्य था उस समय, और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग काफ़ी हद तक बढ़ा। बंगाली, हिंदी, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, गुजराती और अन्य भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। इससे समाचारों तक आम जनता की पहुंच बढ़ी, और पहुंच बढ़ी तो लोगों को जानकारियां मिलने लगी। लोगों को जानकारियां मिलने लगी तो लोग इसके बारे में, देश के बारे में जानने लगे, घटनाओं पे अपनी राय बनाने लगे। और ये मतलब
उस समय एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि संसाधन थे नहीं, कम्युनिकेशन का कोई और तरीका था नहीं, और ब्रिटिश शासन जो था, अंग्रेजी शासन था, तो उनके बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, उनकी नीतियों की आलोचना उस समय के उन्होंने की, अखबारों ने की। और संपादक केवल प्रबंधन का काम नहीं करते थे, वे लेखक, विचारक, समाज सुधारक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी होते थे। उनकी केंद्रीय भूमिका रहती थी। और औपनिवेशिक काल की महत्वपूर्ण विशेषता उनका संघर्षशील चरित्र था। ब्रिटिश सरकार समय समय पर प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास करती रही। लोकमान्य तिलक, राजा राममोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अनेक व्यक्तित्वों ने पत्रकारिता को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उनके लेखों का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ता था। और तब समाचार, एक समाचारों में विचार होता था, और विचार जो था वो जब विचार जनता के बीच जाता था तो जनता उस पर अपनी राय बनाती थी। और उस समय के संपादकों की प्रतिबद्धता, उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी पत्रकारिता को जीवित रखा, सीमित संसाधनों में कार्य किया, तमाम संघर्ष देखे, लेकिन बावजूद इसके पत्रकारिता को मरने नहीं दिया। समाचार पत्रों ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे केवल राजनीतिक समाचार नहीं देते थे, बल्कि विज्ञान, साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र और संस्कृति संबंधी सामग्री भी प्रकाशित करते थे। इससे पाठकों का ज्ञान बढ़ा और आधुनिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिला। समाचार पत्र एक प्रकार से जनता के अनौपचारिक शिक्षक बन गए। औपनिवेशिक काल के समाचार पत्र अनेक विशिष्ट विशेषताओं से युक्त थे। वे जन जागरण के माध्यम थे, समाज सुधार के समर्थक थे, राष्ट्रीय चेतना के वाहक थे, भारतीय भाषाओं के विकास में सहायक थे, ब्रिटिश शासन की नीतियों का आलोचना करने का साहस रखते थे। उन्होंने सीमित संसाधनों और सरकारी प्रतिबंधों के बीच कार्य करते हुए भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान की। मतलब औपनिवेशिक काल का जो प्रेस जो था, केवल एक समाचारों का संग्रह नहीं था, वह वैचारिक आंदोलन था, जिसने आधुनिक भारत के योगदान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए भारतीय प्रेस का इतिहास भारतीय समाज, राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में उस समय प्रेस की बड़ी भूमिका थी। औपनिवेशिक कालीन भारतीय प्रेस के एक महत्वपूर्ण पक्ष है राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। यदि प्रेस की उत्पत्ति ने जर्नलिज्म को जन्म दिया, तो प्रमुख समाचार पत्रों के उदय ने उसे एक स्वरूप प्रदान किया, उनकी विशेषताओं ने उनकी कार्यप्रणाली को निर्धारित किया। तो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार वह क्षेत्र था जहां भारतीय प्रेस ने अपने सबसे प्रभावशाली ऐतिहासिक योगदान का परिचय दिया। राष्ट्रीय चेतना का अर्थ जानना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय चेतना से आशय उस भावना से है जिसके अंतर्गत किसी देश के लोग स्वयं को एक राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं और अपने सामूहिक हितों, अधिकारों तथा भविष्य के प्रति जागरूक होते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह कार्य बड़ा चुनौतीपूर्ण है। औपनिवेशिक काल के समाचार पत्रों के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ जानना इसके लिए पड़ेगा। जो न्यूज़पेपर्स जिनकी हम बात करते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़पेपर जो थे वो देश भर में प्रकाशित होते थे। और विभिन्न प्रेस कानूनों और सेंसरशिप के बावजूद भारतीय पत्रकार जो थे उस समय दबे नहीं। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष किया, तब की जबकि उनके सुनने वाला नहीं था। यही संघर्ष आगे चलकर भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं की आधारशिला बना। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो नहीं चाहती थी कि संपादकों की समाचार जो लोगों तक पहुँचे, और उनकी पहचान अक्सर उनके संपादकों से होती थी। संपादक केवल प्रबंधन का कार्य नहीं करते थे, बल्कि वे ब्रिटिश शासन में भारतीयों ने पहली बार व्यापक स्तर पर यह अनुभव किया कि विदेशी सत्ता उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर रही है। अंग्रेजों की नीतियों से उत्पन्न समस्याएं पूरे देश को प्रभावित कर रही थी। समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय नेताओं के विचारों का प्रसार प्रदान किया। ये वे मीडियम बने जिनके द्वारा उनके भाषण, लेख देश के विभिन्न भागों तक पहुंचते थे। राजनीतिक जागरूकता का विकास, जनता को पहली बार यह समझ में आने लगा कि शासन की नीतियां उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। इससे राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। समाचार पत्रों ने लोगों को यह बताया कि नागरिकों को शासन में भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ी। विभिन्न एरियाज को जोड़ने का काम समाचार पत्रों ने किया।
भारत की जो भौगोलिक विशालता, उसकी विविधता है, भारतीय समाचार पत्रों ने इस बाधा को काफ़ी हद तक दूर किया। यदि बंगाल में कोई आंदोलन होता था तो उसकी जानकारी महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत तक पहुंचती थी। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों की घटनाएं भी पूरे देश में चर्चा का विषय बनने लगी। भारतीयों में यह भावना विकसित हुई कि वे अलग अलग क्षेत्रों के निवासी होते हुए भी एक राष्ट्र के सदस्य हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की यह भावना स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के लिए बहुत जरूरी थी। राष्ट्रीय चेतना के विकास में आर्थिक मुद्दों ने उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय प्रेस ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की, उसके दुष्प्रभावों को उजागर किया। दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत जैसे विचार समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचे। लोगों को यह समझ में आने लगा कि भारत की संपत्ति का लाभ ब्रिटेन को पहुंच रहा है, जबकि भारतीय जनता गरीबी और कठिनाइयों का सामना कर रही है। इस आर्थिक जागरूकता ने राष्ट्रवादी भावना को और अधिक मजबूत किया। बंग भंग आंदोलन और प्रेस 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चला, उसमें प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। समाचार पत्रों ने बंग भंग के विरोध को व्यापक समर्थन दिलाया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय एकता के संदेश को पूरे देश में फैलाया। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा प्रदान की और प्रेस उसके प्रमुख माध्यमों में से एक था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभावी हथियार बनाया। उनके समाचार पत्र केसरी और मराठा ने जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। तिलक के लेखों में राष्ट्रवाद की भावना झलकती थी। उनके लेखों ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता उनका अधिकार है। उनका प्रसिद्ध उद्घोष उस समय स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जनता तक पहुंचाने में प्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी ने भी प्रेस यानी समाचार पत्रों की शक्ति को भली भांति समझा। उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया। उनके लेखों ने सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और स्वतंत्रता के संदेश को जनता तक पहुंचाया। गांधी जी के नेतृत्व में प्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग बन गया। समाचार पत्रों ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों की जानकारी जनता तक पहुंचाई। राष्ट्रीय आंदोलन और जनमत निर्माण, उस समय प्रेस का प्रमुख कार्य जनमत निर्माण था, न कि मुनाफा कमाना। समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता, स्वराज्य, समानता और अधिकारों के पक्ष में जनमत तैयार किया। उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाया कि विदेशी शासन से मुक्ति संभव है। इस प्रकार प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मानसिक और वैचारिक वातावरण तैयार किया। राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में प्रेस की भूमिका को देखते हुए ब्रिटिश सरकार उस समय चिंतित हो उठी। उसने बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय पत्रकारों ने अपने कार्य को जारी रखा। उन्होंने जेल, जुर्माने और दमन का सामना किया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं छोड़ी। राष्ट्रीय चेतना केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं थी। प्रेस ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण को भी प्रोत्साहित किया। भारतीय इतिहास, साहित्य, दर्शन और सांस्कृतिक परंपराओं पर लेख प्रकाशित किए। इससे भारतीयों में अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति गर्व की भावना विकसित हुई। सांस्कृतिक आत्मविश्वास ने राजनीतिक राष्ट्रवाद को और अधिक सशक्त बनाया। औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में भारतीय प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने भारतीयों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान प्रदान की, राजनीतिक जागरूकता विकसित की, राष्ट्रीय नेताओं के विचारों को जन जन तक पहुंचाया, आर्थिक शोषण को उजागर किया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। भारतीय प्रेस ने केवल समाचार नहीं दिए, उसने राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। उसने लोगों को यह एहसास कराया कि वे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जिसे स्वतंत्र होना चाहिए। इस दृष्टि से भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता का मौन सेनानी कहा जा सकता है, जिसने कलम की शक्ति से राष्ट्रीय चेतना की लौ को प्रज्वलित रखा और अंततः स्वतंत्र भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। औपनिवेशिक काल में भारतीय प्रेस के पांचवें और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समाज पर प्रभाव को जानना बेहद जरूरी है। भारतीय प्रेस के इतिहास को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि समाचार पत्रों ने केवल सूचनाओं के प्रसार का कार्य नहीं किया, बल्कि भारतीय समाज की सोच, दृष्टिकोण, मूल्यों और सामाजिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया। वास्तव में भारतीय समाज में जो आधुनिक चेतना विकसित हुई, उसके पीछे प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। औपनिवेशिक काल का भारत अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा था। समाज में अशिक्षा, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव,
स्त्री असमानता और रूढ़िवादी परंपराएं व्यापक रूप से विद्यमान थी। ऐसे समय में समाचार पत्रों ने एक ऐसे माध्यम के रूप में कार्य किया जिन्हें समाज को नई दिशा देने का कार्य किया। उसका सबसे बड़ा प्रभाव, भारतीय प्रेस का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में दिखाई देता है। उस समाचार पत्रों ने समाज के विभिन्न वर्गों को उन समस्याओं के प्रति सचेत किया जिन पर पहले बहुत कम चर्चा होती थी। लोगों को यह जानकारी होने लगे कि देश के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन सी सामाजिक समस्याएं मौजूद हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इससे समाज में संवाद और विचार विमर्श की परंपरा विकसित हुई। समाचार पत्रों ने लोगों को केवल घटनाओं की जानकारी नहीं दी, बल्कि उन घटनाओं के कारणों और परिणामों को समझने का मौका भी दिया। इस प्रकार सामाजिक चेतना का विस्तार हुआ और सामाजिक सुधार आंदोलनों को बल मिला। 19वीं शताब्दी भारतीय समाचार सुधार आंदोलनों का युग माना जाता है। इस दौर में प्रेस ने समाचार सुधारकों के विचारों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में अपने विचार समाचार पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के समर्थन में जनमत तैयार किया। अनेक सुधारकों ने प्रेस का उपयोग समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए किया। समाचार पत्रों ने इन सुधार आंदोलनों को व्यापक समर्थन दिया। यदि प्रेस का सहयोग ना मिलता तो संभवतः इन आंदोलनों का प्रभाव सीमित रह जाता। भारतीय प्रेस ने महिलाओं की स्थिति सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय अधिकांश महिलाएं शिक्षा से वंचित थी और समाज में उनकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर थी। समाचार पत्रों में महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह की समस्या और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित लेख छापे जाते थे, प्रकाशित किए जाते थे। इन लेखों से समाज में नई सोच का जन्म हुआ। धीरे धीरे लोगों को यह समझ विकसित होने लगी कि महिलाओं की शिक्षा और सम्मान समाज की प्रगति के लिए बेहद आवश्यक है। इस प्रकार प्रेस ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वुमेन एम्पावरमेंट। जाति व्यवस्था भारतीय समाज में बड़े गहरे तक मौजूद थी। जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता पर प्रश्न। भारतीय समाज लंबे समय से जातिगत विभाजन और जातिगत असमानताओं से प्रभावित था। समाचार पत्रों ने इन मुद्दों को उठाया और सामाजिक समानता की आवश्यकता पर बल दिया। कई लेखों और संपादकियों में जातिगत भेदभाव की आलोचना की गई। लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन प्रेस ने इस दिशा में वैचारिक आधार तैयार किया। आधुनिक शिक्षा के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें शिक्षा से संबंधित लेख, विचार, चर्चाएं प्रकाशित होती थी। लोगों को यह बताया जाता था कि शिक्षा केवल रोजगार नहीं देती, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास का आधार भी है। इससे शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। शिक्षा के प्रसार ने आगे चलकर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। अंधविश्वासों, रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देने का कार्य किया। समाचार पत्रों में विज्ञान, चिकित्सा और आधुनिक ज्ञान से संबंधित सामग्री प्रकाशित की जाती थी। लोगों की वैज्ञानिक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे परंपरागत मान्यताओं को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर परखने लगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास ने आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विचार विमर्श की संस्कृति। औपनिवेशिक काल से पहले समाज में सार्वजनिक बहस, विचार विमर्श के अवसर सीमित थे। कोई मंच उनके पास था नहीं। प्रेस ने लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, दूसरों के विचारों से परिचित होने का मौका दिया। समाचार पत्रों में पाठकों के पत्र, लेख और पत्रिकाएं प्रकाशित होते थे। इससे एक ऐसी सार्वजनिक संस्कृति का विकास हुआ जिसमें लोग सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर खुलकर चर्चा करने लगे। यह लोकतांत्रिक समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। समाज में प्रेस का प्रभाव सामाजिक सुधारों तक सीमित नहीं रहा, उसने राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत किया। जब देश के विभिन्न क्षेत्रों की घटनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे भारत में पहुंचने लगी, तब लोगों में यह भावना विकसित हुई कि वे एक साझा राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा हैं। प्रेस ने लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाया। जनता को यह समझ में आने लगा कि शासन शासकों का नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है। इस प्रकार प्रेस ने नागरिकता बोध और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। यही जागरूकता आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की शक्ति बनी। भाषाओं का बड़ा योगदान रहा। हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, अन्य भाषाओं में भी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। उन्होंने आधुनिक गद्य शैली को विकसित किया।
प्रेस ने भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीण समस्याएं भी व्यापक स्तर पर चर्चा का विषय बनने लगी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं थी, व्याप्त थी, इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समझ और सहयोग बढ़ा। शहरों में हो रहे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की जानकारी गांवों तक भी पहुंचने लगी। गांवों की जानकारी शहरों तक पहुंचने लगी। भारतीय प्रेस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और उत्तरदायित्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। उसने लोगों को यह सिखाया कि शासन और समाज दोनों की आलोचनात्मक समीक्षा करना बेहद जरूरी है, और यही मूल्य आगे चलकर स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला बने। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय प्रेस ने समाज को एक दृष्टि दी, एक चेतना दी, एक दिशा प्रदान की, लोगों को आवाज़ दी। लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम, मतलब देश की आवाज़ को, देश की जो चाह थी उसको, जो उस समय सोच थी, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आम आदमी तक वो सारी जानकारियां पहुंचने लगी। वो भारतीय समाज में आधुनिक जागरूकता और परिवर्तन की जो प्रक्रिया 19वीं और 20वीं शताब्दी में दिखाई देती है ना, उसमें प्रेस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रेस को केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम माना जाता है। आधुनिक भारत की वैचारिक और सामाजिक संरचना को आकार देने में ऐतिहासिक योगदान दिया। भारतीय प्रेस की यदि बात करें, भारतीय समाचार पत्रों की यदि बात करें, तो उस समय के आज जैसे आप अखबारों की बात करें वर्तमान में, तो आज क्या है कि अखबार एक तरह से अखबारों में विज्ञापन छपते हैं और तमाम तरह की खबरें छपती हैं, और मुनाफा एक तरह से इंडस्ट्री बन गई है। उस समय समाचार पत्र मुनाफे की इंडस्ट्री नहीं थी। उस समय समाचार पत्र थे जन जागरण का माध्यम। मुनाफा कमाना तो कोई मकसद ही नहीं होता था। पत्रकारिता करना मतलब कि अपने संसाधन, अपनी चीज़ें लगा करके लोगों के बीच एक चेतना का निर्माण करना। उस समय वीर सावरकर जी का अधिकांश समय तो जेल में बीता, लेकिन वीर सावरकर जी के लेख, कई सारी कहानियाँ उस समय प्रकाशित हुई। तो उस समय जो भी संपादक थे या जो भी लोग थे जो विचार का आदान प्रदान करते थे, या बड़े विद्वान और पत्रकारिता के जो एथिक्स हैं उनको मानने वाले लोग थे। ऐसा नहीं था उस समय का जर्नलिज्म। उस समय का जर्नलिज्म आज के जर्नलिज्म से बिल्कुल हटके था। समाचार को सनसनी बना के तब नहीं बेचा जाता था, और देश की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अशिक्षा थी, अंधविश्वास था, देश में जातिगत भेदभाव था, लोग कम पढ़े लिखे थे, रूढ़िवादी परंपराएं व्यापक रूप से विद्यमान थी। भारतीय प्रेस ने केवल समाचार ही नहीं दिए लोगों को, बल्कि उस समय एक ऐसा कार्य किया मतलब राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। उसने लोगों को एहसास कराया कि वे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जो कि अंग्रेजों का गुलाम है, जिसे स्वतंत्र होना चाहिए, उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय चेतना का कार्य किया। ये केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी उन्होंने कार्य किया। और उस समय प्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो एक जनमत तैयार करना होता था। आपने कुछ लिखा, लिखने के बाद उसका फीडबैक मिला, जनता तक बात पहुंची, लोग एकत्रित हुए, उन्होंने एक जनमत बनाया, एक मंशा बनाई, और फिर इसी क्रम में अंग्रेजों का विरोध भी शुरू हुआ, चीज़ें भी शुरू हुई। राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में प्रेस की भूमिका को देखते हुए ब्रिटिश सरकार चिंतित भी हो उठी। उसने प्रेस पर नियंत्रण लगाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय पत्रकारों ने अपने काम को लगातार जारी रखा। उन्होंने जेल, जुर्माने और दमन का सामना किया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता छोड़ी नहीं। राष्ट्रीय चेतना केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं थी। प्रेस ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन और परंपराओं पर लेख प्रकाशित किए। भारतीयों में अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति गर्व की भावना विकसित की। सांस्कृतिक आत्मविश्वास ने राजनीतिक राष्ट्रवाद को और अधिक सशक्त बनाया। औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में भारतीय प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उसने भारतीयों को एक साझा दृष्टि प्रदान की,
इस विषय पे बहुत कुछ जानना अभी बाकी है, उस बारे में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।